Hello everyone, this is Sakshi Vashnoi. Welcome to Magnet Brains Competition. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है जब इसका जो पेपर 3 है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल ए का टॉपिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे जो वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी जो पूरी फंक्शनिंग है उसे किन सेक्शंस एंड किन जो है एक्ट्स के अकॉर्डिंग ये पूरे वर्क करते हैं, इसे हम लोग समझने वाले हैं। अगर बेसिकली हम लोग देखें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हीं के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में क्यों हम यहाँ पर जो है सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो वेरियस एक्ट्स हैं, जो वेरियस सेक्शंस हैं, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी तो अप्लाई होते हैं। बट व्हाई आर वी स्टडिंग ओनली अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये क्वेश्चन एक आ सकता है आप लोग के माइंड में। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर दी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स। जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के वेरियस जो सारी चीजें होती है, उनके जो भी ट्रांजैक्शंस हो गए, उनके जो भी स्कीम्स वगैरह के लिए जो बैंक्स की जरूरत है या जो गवर्नमेंट की बैंक की जरूरतें होती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही क्या करती है, फुलफिल करती है। सो अकॉर्डिंगली पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो ज्यादा जो है क्या करेंगी, वो ज्यादा जो है आपके इस डोमेन में रहती है, वो ज्यादा लाइमलाइट में रहती है, क्योंकि उन्हें जो है एक्चुअल में किसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जो एक मेन मोटिव रहता है पब्लिक सेक्टर बैंक का वो रहता है सोशल वेलफेयर का। प्रॉफिट मोटिव जो है वो रहता है आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। बट जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक पर आते हैं तो इनका सोशल मोटिव जो है, सोशल वेलफेयर जो है, ये एक इनका क्या रहता है, एक मेन मोटिव रहता है। सो अकॉर्डिंगली इनकी जो पूरी फंक्शनिंग है वो सोसाइटियल नॉर्म्स के लिए ज्यादा करने वाली है। वहीं जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं तो उनका भी जो है एक मेन मोटिव जो रहेगा वो वही रहता है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो वेरियस जो गवर्नमेंट इनके जो पूरी फंक्शनिंग है वो कैसे करती है, और जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं उन्हें भी किस टाइप से जो है पूरी अपनी फंक्शनिंग करनी होती है। इसके अपार्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी सारी चीजें जो है अप्लाई की जाती है। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड हो गई है। ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी जो है सारे नॉर्म्स वगैरह जो है ये मानने होते हैं। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। इसमें हम वेरियस जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन कम्स द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये सारी चीजें जो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही हम स्पेसिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक लार्जेस्ट हम बोलेंगे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है बैंक है, और ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के मैक्सिमम जो काम है वो होते हैं। ऑलराइट, इसीलिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग एक सेपरेटली पढ़ेंगे। इसके अपार्ट जो है नेशनलाइज्ड बैंक्स और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये सारी भी आगे जो है इसी पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ स्टेट बैंक का, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आरबीआई एक्ट से जो है स्टैब्लिश नहीं हुई है। ये कौन से एक्ट से स्टैब्लिश हुई है, एसबीआई एक्ट से, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से स्टैब्लिश हुई है इन 1955। ठीक है, दिस एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1955 for taking over the undertaking of the imperial bank and to carry on the business of banking and other business in accordance with that act। ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आई थी, वो स्टैब्लिश हुई थी किस रीजन से या किस पर्टिकुलर बैंक को अंडरटेक करने के लिए, सो दैट वाज इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक को जो है अंडरटेक किया गया बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो बाकी सारे बिजनेस हैं, बैंकिंग बिजनेस जो है और वो सारे बिजनेस जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन्ड है, उन सारे बिजनेसेस को अंडरटेक करने के लिए। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय जीओआई, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो डाउट। No shareholder other than the GOI can exercise voting right above 10% unless otherwise specified by the central government in consultation with the Reserve Bank। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके अलावा कोई भी शेयर होल्डर जो है वो 10% से ज्यादा जो है अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बाकी सारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में 10% तक ही क्या है, एक मैक्सिमम वोटिंग राइट्स जो है वो अनेबल करने का जो है उनके पास में राइट है, जो एक्सरसाइज करने का जो है उनके पास में राइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी शेयर होल्डर या कोई भी जो शेयर होल्डर है वो अगर
जो है 10% से ज्यादा अगर कहीं पर भी जो है वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर पाते हैं, सो दैट इज बिकॉज कि वो स्पेसिफाइड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये जो पूरा हमारा बैंकिंग सेक्शन है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल वर्क करती है, वो बिल्कुल जो है रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेसेस, वेरियस काइंड ऑफ जो एक्ट्स है वो इंप्लीमेंट करती है, लेकिन हर एक चीज विथ कंसल्टेशन विथ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के कंसल्टेशन के साथ में ही वर्क करती है। अब देखिए, अगर हम बिल्कुल बात करें कि स्टैटिक टर्म्स में देखें कि क्या सही में ऐसा होता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, वो एक अलग परसेप्शन हो जाता है कि सही में जो है सेंट्रल बैंक के कंसल्टेशन से काम करती है गवर्नमेंट या नहीं करती है। लेकिन जब हम एग्जाम्स में लिखने वाले हैं या एग्जाम्स को जब हम फोकस कर रहे हैं, सो वी हैव टू फोकस दिस थिंग दैट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व बैंक के कंसल्टेशन के साथ में ही जो है सारी चीजें अंडरटेक करती है। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट अगर देखें तो स्टेट बैंक का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? सो स्टेट बैंक हैज अ सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई। कहां पर है इसका सेंट्रल ऑफिस? मुंबई में है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स का सेंट्रल ऑफिस मुंबई में होता है, लेकिन दैट कैन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एंड लोकल हेड ऑफिसेस एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड अदर प्लेसेस एज डिसाइडेड बाय इट्स सेंट्रल बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास में? सेंट्रल बोर्ड आया, दैट इज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एंड दैट टू जो सेंट्रल ऑफिस में बेस्ड है वो सेंट्रल बोर्ड बन जाते हैं, एंड बाकी जो लोकल ऑफिसेस है उनके भी अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और ये भी जो है सेंट्रल बैंक की कंसल्टेशन के साथ में ही करेंगे। अब देखिए, यही अगर मैं कोई प्राइवेट बैंक ले लूं जैसे कि HDFC, तो HDFC जो है उन्हें अपना सेंट्रल ऑफिस कहां पर ओपन करना है, अपने लोकल ऑफिसेस कहां पे ओपन करने हैं, किस किस पर्टिकुलर जो है स्टेट में इन्हें जाना है, स्टेट के किस किस सिटी में जाना है, किस सिटी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इन्हें जो है अपनी ब्रांच स्टैब्लिश करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन HDFC। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ से ले सकते हैं कि वो HDFC के हाथ में कि उन्हें कैसे करना है, लेकिन वही जब हम SBI की बात कर रहे हैं तो SBI को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करके ये सारी चीजें करनी होती है कि हम जो है यहाँ पे अपनी ब्रांच खोलें, हम यहाँ पे ब्रांच खोलें, और वो जो है गवर्नमेंट क्या देखेगी? गवर्नमेंट देखेगी कि क्या कहीं पर भी जो है ऑफिस को सेटअप करने से जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें बात हो रही है क्या? अगर उसमें बात हो रही है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसके फेवर में चीजें होती है, सो इन दैट केस जो ऑफिसेस हैं वो सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, द सुपरिटेंडेंट्स एंड direction of the affairs of the bank is vested in the central board, which has to function according to the business principles having regard to public interest। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है ये बिल्कुल जो है आपके माइंड में आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये मेन मोटिव क्या है इनका? सोशल वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करते हैं। The board is empowered to make regulations for carrying out the purposes of the act in consultation with the Reserve Bank and the previous sanction of the central government। ठीक है, सो जो भी बोर्ड है वो एम्पावर्ड रहते हैं और उन्हें जो है रेगुलेशंस बनाने होते हैं जो कि कैरी आउट किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा? जो सेंट्रल बोर्ड या पूरा जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या होने वाला है? सो द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, not more than 4 managing directors appointed by the central government and other directors। अब देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं वेरियस मैनेजिंग डायरेक्टर्स के, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो है कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। ठीक है, स्पेशल नॉलेज सॉरी इन बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी में हो गया, उसके बाद में जो और चीजें हैं टेक्नोलॉजी वगैरह, तो ये जो है स्पेशल नॉलेज जरूर होनी चाहिए जो वेरियस मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उन्हें, ताकि वो अपने अपने सेक्टर के हिसाब से जो है वेरियस पॉलिसीज को फ्रेम कर सके। There are directors falling in different categories, namely appointed by the government to represent workmen and officers, nominated by the central government in consultation with the Reserve Bank,
from among persons with special knowledge of cooperatives and rural economy, nominated by Reserve Bank, nominated by central government and elected by shareholders other than Reserve Bank. तो ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो लोग भी होते हैं इसमें जिन्हें डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट कर रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर रही है, जो सेंट्रल बैंक है वो अपॉइंट कर रही है, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें जो शेयर होल्डर्स है वो नॉमिनेट कर रहे हैं. तो इस काइंड से जो है वेरियस कैटेगरी के जो है डायरेक्टर्स होते हैं. The chairman and the managing director are appointed for a period not exceeding 5 years. ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों को ध्यान रखना है. This can be asked in your exam in a very simple form of MCQs. ठीक है, तो जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपॉइंट होते हैं फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years. ठीक है, 5 years से ज्यादा वो एक्सीड नहीं हो सकता है, एंड आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एंड रीअपॉइंटमेंट जो है वो पॉसिबल है. Their services can be terminated by the central government by giving a 3 months notice or notice pay in lieu thereof after consultation with the Reserve Bank. ठीक है, और इसके अलावा जो है इनकी जो सर्विसेज हैं वो टर्मिनेट की जा सकती है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट 3 months के नोटिस के बाद में. अगर जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर चेयरमैन या डायरेक्टर जो है वो सही नहीं है, तो ऐसे केस में जो है उन्हें क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए 3 months का क्या दिया जाएगा, नोटिस पीरियड जो है ये प्रोवाइड किया जाता है इन कंसल्टेशन विथ रिजर्व बैंक. Local boards are set up at each place where there is a local head office to exercise all powers and to perform the functions and duties of the bank delegated under section 21B of the act. ठीक है, जो लोकल बोर्ड है वो सेटअप होते हैं हर एक प्लेस पर जहां जहां पर लोकल हेड ऑफिसेज हैं, ताकि जो सारे पावर्स एंड जो सारे पावर्स है, जो सारे रेगुलेशंस हैं वो किए जा सके, और जो सारी पावर्स है उसे क्या किया जा सके, डेलीगेट किया जा सकते. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक जो है हेड ऑफिस है कहां पर, मुंबई में. अब ये मुंबई में एक हेड ऑफिस है, यहाँ पर वेरियस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये होलली पूरी कंट्री में नहीं जो है वर्क कर पाएंगे, और अगर उन्होंने वर्क किया तो वो एफिशिएंटली नहीं होगा. कहीं पर जो है कुछ अगर कोई भी डिफॉल्ट भी हो रहा है तो उसे जो है जल्दी से रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए हर एक लोकल ऑफिसेज में क्या रहेगा, लोकल हेड ऑफिसेज में जो लोकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रहेंगे, जो कि अपने उस लोकेलिटी के लिए वेरियस जो रूल्स रेगुलेशंस है उन्हें चेक करेंगे, जो पावर्स है वो वहां पर उनके पास में रहेगी, जिससे कि चीजें जो है वो जल्दी जो है हो सके. ठीक है, The local board consists of the chairman in ex officio committee capacity and other directors as specified by section 21 of the act. ठीक है, तो जो लोकल बोर्ड्स में, जो लोकल बोर्ड्स का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वी कैन से, उसमें किस वे से या कौन से सेक्शन को कंसिडर किया जाएगा, सेक्शन 21 को, और जो ड्यूटीज और फंक्शन डेलीगेट की जाती है दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21B ऑफ द एक्ट. ठीक है, then business of the state bank. So the state bank shall act as an agent of the Reserve Bank at the places where it has a branch and where Reserve Bank has no branch, if so required by the Reserve Bank for transacting government business and other business entrusted to it by the Reserve Bank. ठीक है, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो बिजनेस है वो क्या है, एक हम बोलेंगे कि वो एक्ट करते हैं एज ए एजेंट ऑफ द रिजर्व बैंक. ठीक है, जहां पर रिजर्व बैंक के ब्रांचेस नहीं है, जहां पर रिजर्व बैंक के जो है ऑफिसेज नहीं है, उन प्लेस पर जो है रिजर्व बैंक का काम कौन करने वाली है, स्टेट बैंक करने वाली है. ठीक है, इसीलिए जो है स्टेट बैंक को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस द स्टेट बैंक में कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 5B of the Banking Regulation Act and other businesses specified in section 6(1) of the Act. इसके अलावा ये गवर्नमेंट के भी एजेंट्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट के बैंकर्स भी बन जाते हैं. ठीक है, ये जो है इसमें और एड ऑन कर लीजिएगा. और इनके अपार्ट जो भी सेक्शन 5B एंड सेक्शन 6(1) में स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, ये सारे जो हैं ये स्टेट बैंक क्या करती है, स्टेट बैंक उन्हें भी फंक्शन करती है. ठीक है, उन्हें भी जो है उसमें भी जो भी सारी पर्टिकुलर बिजनेसेस लिखे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, वो अंडरटेक किए जाते हैं बाय स्टेट बैंक. ठीक है,
Now accounts and audit. So the State Bank has to close its book and balance accounts each year as on 31 March or such other date as may be specified by the central government. अब यूजुअली तो जो है 31st ऑफ मार्च को क्या लिया जाता है, एक डेट जहां पर जो स्टेट बैंक है वो अपने सारे बुक्स जो है वो क्लोज करेंगी और जो भी बैलेंस अकाउंट्स है उन्हें भी क्लोज करेगी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सारी क्लोज की जाती है ऑफ एवरी ईयर ऑन 31st ऑफ मार्च. बट दिस पर्टिकुलर डेट कैन चेंज अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और डेट स्पेसिफाई कर दे तो. ठीक है. Within 3 months of the closing date, it has to furnish to the central government, the Reserve Bank and its branch, the Reserve Bank, its balance sheet and profit and loss account together with auditor's report and a report by the central board on the working and activities of the bank. ठीक है. तो क्लोजिंग डेट एज इफ अगर हम बोल रहे हैं 31st मार्च इज द क्लोजिंग डेट, तो उससे जो है 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है. उस 3 मंथ के अंदर अंदर जो है बैलेंस शीट, जो वेरियस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, साथ ही साथ जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, ये सारी चीजें सबमिट की जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द रिजर्व बैंक. ठीक है. और ये चीजें कब तक होंगी, 3 मंथ्स के अंदर. ये जो पर्टिकुलर डेट्स हैं, जो आपके वेरियस लिमिटेशंस हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. ठीक है. The audit may be conducted by any person duly qualified to be auditors of companies under section 226, that is 226 of the Companies Act 1956, corresponding section 141 of the Companies Act 2013. अब यहाँ पर ये जो दो हमारे पास में ईयर दिए, याद रखिएगा इनमें कि इनमें कौन सा सेक्शन है, क्योंकि स्पेसिफिकली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताइए कि ये जो पर्टिकुलर ऑडिट वगैरह है ये किस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है कंडक्ट किया जाता है. इफ अगर हम 2013 की बात कर रहे हैं तो इसमें सेक्शन 141 आ जाएगा. और वहीं अगर आपके पास में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बताइए, तो फिर आपको सेक्शन 226 बताना पड़ेगा. तो इसलिए जो है दोनों ईयर्स के साथ में दोनों सेक्शंस को आपको याद रखना है. अदरवाइज अगर आपने सिर्फ एक को याद रखा या एक पर ही आपने फोकस किया और वहां पर पता चले कि आपसे पूछ लिया जाए किसी दूसरे पर्टिकुलर ईयर का, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में जो आपका आंसर गलत हो जाएगा. इफ इन केस कि आपके पास में सिर्फ बोला हो कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 से 2013 नहीं गिवन है, तो इन दोनों में से अगर ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है तो इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को जो है चूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके सही ऑप्शंस हैं. No director or member of local board, local committee or any officer of the state bank shall be eligible to be the auditor. ठीक है. जो स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकल बोर्ड है, जो लोकल कमिटी है या फिर स्टेट बैंक के ऑफिसर हैं, ये इनमें से कोई भी जो है ऑडिटर नहीं बन सकते हैं. ठीक है. तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिकली बताई गई है. साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिए कि ये जो अकाउंट्स एंड ऑडिट्स हैं, ये अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक, पार्लियामेंट जो है वहां पर भी क्या करनी पड़ती है, प्रेजेंट करनी पड़ती है. ठीक है. सो ये एक और जो है प्लस पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज कि ये जो वेरियस रिपोर्ट्स हैं ये पार्लियामेंट में भी सबमिट की जाती है. Then comes to the subsidiary banks. So the Union Cabinet had approved on 15th February 2017 the merger of 5 associate banks along with Bharatiya Mahila Bank with SBI. ठीक है. So subsidiary banks जो थी स्टेट बैंक की, उसमें से जो 5 सब्सिडरी बैंक्स थे उन्हें क्या किया गया था, मर्ज किया गया था 2017 में. डेट क्या हो जाएगी हमारी 15 फरवरी. और इसमें जो है जो 5 एसोसिएट बैंक्स थे उसमें से एक बैंक जो है भारतीय महिला बैंक, और इसे भी जो है क्या किया, एसबीआई के साथ में मर्ज किया गया. द 5 बैंक्स वर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, being part of consolidation efforts and presently remain only one entity, that is State Bank of India. All the 5 subsidiaries along with Bharatiya Mahila Bank have been merged with SBI with effect from 1st of April 2017. तो ये हमारी 5 सब्सिडरीज हो गई. एंड भारतीय महिला बैंक जो है इसे भी एसबीआई में ही क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया, एंड दैट टू विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2017. This is an important question.
हालांकि इसे टाइम हो चुका है, उसके बाद में जो है और भी मर्जर्स हो गए, तो और जो मर्जर्स हो गए आप लोगों को वो भी याद रखने हैं, बट आपको जो है इस पर भी थोड़ी सी अपनी जो है नजर रखनी है। थोड़ा सा जो है ये स्टेट्स के जो नेम है वो याद रख लीजिए, अदरवाइज इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ऐसे केस में इफ क्वेश्चंस राइज, तो ऐसे केस में जो है आप क्या हो जाओगे, वहां पर कंफ्यूज होकर कुछ गलत आंसर भी मार्क कर सकते हो। इसलिए जो है एक बार ये सारी सब्सिडरीज के जो बेसिकली जो स्टेट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, उन्हें आप ज्यादा अच्छे से देख लें, ठीक है। उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर बात की जाए, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। The State Bank is also empowered to make regulations under section 63 with the approval of the Reserve Bank for giving effect to the purposes of the act। अब बेसिकली आप लोगों को यहां से किस चीज को जो है ध्यान देना है, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए कौन से सेक्शन हो गए, सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63, ठीक है। इफ अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही उन्हें जो है रिमेंबर रख लोगे ना, एक एक चीज को मेमोराइज अगर आप कर पाते हो तो बहुत बेटर है। कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक के, सो दैट इज गिवन या दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 एंड 63 ऑफ द एक्ट, ठीक है। देन रीजनल रूरल बैंक्स पर आते हैं। यहां तक हमारा स्टेट बैंक का जो पूरा कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है। नाउ कम्स द रीजनल रूरल बैंक्स। अगर बहुत ही ब्रीफ में इसे हमें समझना है तो ये बेसिकली वो बैंक्स हैं जिनका मेन फोकस कहां पर है, रूरल एरियाज में, ठीक है। दैट इज द रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। सो द रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, आर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस regionally based, rural oriented and engaged in commercial banking, ठीक है। ये क्या है, ये रीजनली बेस्ड है, दैट मीन्स रीजन टू रीजन हम इस पर बात करेंगे, ठीक है, या रीजन टू रीजन जो है हमें RRBs देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रूरल ओरिएंटेड होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स एज द नेम सजेस्ट रूरल ओरिएंटेड है और जो है कमर्शियल बैंकिंग में एंगेज्ड है, ठीक है। They were first set up in 1965 under the Regional Rural Banks Ordinance 1975, ठीक है, सॉरी 1975। तो जो है जो आपकी RRBs है ये सबसे पहले कब सेटअप हुई थी, 1975 में। एंड किसके अकॉर्डिंग है, किसके अंडर जो है ये सेटअप हुई थी, सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू रीजनल रूरल बैंक्स ऑर्डिनेंस 1975। यहाँ पे याद रखिएगा एक्ट नहीं लिखना है, क्या है, ऑर्डिनेंस है, दैट इज ऑफ 1975। द ऑर्डिनेंस वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। और देखिए वो जो ऑर्डिनेंस है वो एक्ट से रिप्लेस किया गया, ठीक है। और ये एक्ट कब आया, एक ईयर के बाद में, दैट इज 1976 में। The formation of these banks was the result of the growing realization that the ethos and attitude of the existing public sector banks were not fully conducive to meet the credit needs of the rural people। जो इसका फॉर्मेशन था इन बैंक्स का वो क्यों था या वो किस चीज का रिजल्ट था, सो ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट द एथोस एंड एटीट्यूड ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर नॉट फुली कंड्यूसिव टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। सो ये जो चीज है ये समझ में आई गवर्नमेंट को, और ये सारी चीजें जो है ये अंडरस्टैंडेबल थी कि जो ऑलरेडी सेटअप पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो रूरल एरियाज तक नहीं पहुंच पा रही है, वो रूरल पीपल जो है उन्हें अपने कवरेज में नहीं ला पा रही है। इसलिए सेपरेटली रूरल एरियाज के लिए एक न्यू जो है बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया, न्यू टाइप ऑफ जो है स्टैब्लिशमेंट किया गया, दैट वाज नेम्ड एज रीजनल रूरल बैंक्स। ऑलराइट, सो अब स्टैब्लिशमेंट ऑफ RRBs अगर हम लोग देखें तो किसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिशमेंट हुआ है, सो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब यहां पर आप लोग को याद रखना है जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, इनमें जो है RBI एक्ट या फिर जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उस पर बात नहीं करते हम, इनके जो खुद के एक्ट है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने स्टेट बैंक में जो वेरियस सेक्शंस देखे दैट वर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और वहीं जब हम RRB में वेरियस सेक्शंस वगैरह देखेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपके रीजनल रूरल बैंक एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ऑथराइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट to establish regional rural banks by notification in the official gazette at the request of a sponsor bank to operate within specified local limits, ठीक है। सो जो सेक्शन 3 एक्ट का ये ऑथोराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं वेरियस रीजनल रूरल बैंक्स को
बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, जो है एक ऑफिशियल गैजेट में इन्हें नोटिफाई करने के बाद में, एक बार बताने के बाद में जो है आरआरबी सेटअप की जा सकती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्पॉन्सर बैंक के रिक्वेस्ट पर टू ऑपरेट विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। नाउ व्हाट इज अ स्पॉन्सर बैंक? तो सबसे पहले हम स्पॉन्सर बैंक को समझे। सो इट इज अ बैंक बाय विच अ रीजनल रूरल बैंक इज स्पॉन्सर्ड एंड इट होल्ड्स 35% of the issued capital of the RRB, while the central government holds 50% and the state government holds the remaining 15% of the issued capital, ठीक है। सो स्पॉन्सर बैंक बेसिकली वो बैंक होती है जो कि RRBs को स्पॉन्सर करने वाली है, ठीक है। स्पॉन्सर करना, दैट इज वेरी क्लियर आप लोगों को कि इसे जो है सेटअप में हेल्प करना, एक काइंड से हम ये बोल सकते हैं। तो जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स को स्पॉन्सर करती है बैंक्स, उन्हें स्पॉन्सर बैंक कहा जाता है। और इन्हें क्यों रिक्वेस्ट किया जाएगा आरआरबी को स्टैब्लिश करने से पहले? बिकॉज जो है स्पॉन्सर बैंक ही तो स्पॉन्सर करेंगे उन्हें, राइट, इसलिए जो है इन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है। एंड जो भी स्पॉन्सर बैंक होती है उनका 35% ऑफ शेयर रहेगा किसमें? टोटल जो पूरा पेड अप कैपिटल है। अपार्ट फ्रॉम दैट 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और जो रिमेनिंग 15% है दैट गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जनरली अ रीजनल रूरल बैंक इज अलॉटेड अ कॉम्पैक्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन comprising a few districts with homogeneous agroclimatic conditions and rural climate, ठीक है। सो बेसिकली जो है ये कुछ जगहों पे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो है 2-3 विलेजेस हमने देखे, तो इन सारे विलेजेस के लिए एक जो है बैंक को सेटअप कर दिया गया। और इन सारे जो विलेजेस हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है, जैसे कि इनके जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है, जो इनका वेरियस जो सॉइल टाइप वगैरह है, ये सारा जो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है, वो यहाँ के जो लोगों की थिंकिंग है, जो इनके जो नीड्स हैं, वो सारे तो इस वे में जो है वेरियस सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। एंड अकॉर्डिंगली इसे एक ग्रुप में किया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा एंड उस ग्रुप के लिए पूरे के लिए एक जो है आरआरबी को सेटअप किया जाता है, ठीक है। सो इस वे से जो है आरआरबीज फंक्शन करती है। So these banks may accept all types of deposits from the public and engage in the business of banking as defined in section 5B of the Banking Regulation Act, ठीक है। तो जो सेक्शन 5B है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसमें जो भी वेरियस जो है फंक्शंस एंड बिजनेसेस लिखे हुए हैं बैंक के लिए, वो सारी चीजें जो है ये आरआरबीज क्या कर सकती हैं? फंक्शन कर सकती है, ठीक है। दैट मीन्स दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, दे कैन एडवांस द लोन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है आरआरबीज वर्क करती हैं। ऑल राइट, देन मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन आरआरबी। आरआरबी के जो अफेयर्स का मैनेजमेंट वो किसके अकॉर्डिंग होता है? सो द मैनेजमेंट ऑफ द आरआरबी वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है आरआरबी का वो किस पर वेस्टेड है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। द बोर्ड हैज टू फंक्शन ऑन बिजनेस प्रिंसिपल्स विद ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट। हमेशा याद रखिएगा जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर बैंक हम बोल रहे हैं, सारे जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। The board is empowered to make regulations for giving effect to the provisions of the act in consultation with the sponsor bank and with previous approval of the central government, ठीक है। जो बोर्ड है वो empowered है कि वो सारे regulations वगैरह बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग? जो भी प्रोविजंस गिवन है एक्ट में उसके अकॉर्डिंग विद दी स्पॉन्सर बैंक। यहाँ पर स्पॉन्सर बैंक को जो है जरूर क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाता है एंड विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government is empowered to give directions to RRBs on matters of policies involving public interest। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? वो जो है वेरियस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वेरियस काइंड ऑफ डायरेक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है टू वेरियस RRBs। ऑल राइट, the board consists of a chairman appointed by the sponsor bank from among its officers in consultation with NABARD or otherwise in consultation with the central government. Now as you all know कि जैसे सारी जो ओवरऑल अगर हम बैंक्स की बात करें तो इनके जो हेड है वो क्या है? RBI, राइट, जो सेंट्रल बैंक है।
और वहीं जब हम रूरल एरियाज पे चले जाते हैं तो अगर एक बिल्कुल ले मैन की लैंग्वेज में बोले, अगर एक ले मैन का अगर मैं सेंटेंस बोलूं सो दैट वुड बी कि रूरल बैंक की जो आरबीआई होती है वो क्या है, दैट इज दी नाबार्ड। तो इसलिए आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि नाबार्ड से क्यों कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आरबीआई से क्यों कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। So the chairman holds office on whole time basis and is removable by the sponsor bank, where the chairman is an officer of the sponsor bank in consultation with NABARD and in other cases in consultation with the central government. A person who is adjudged insolvent or is convicted on an offence involving moral turpitude is disqualified to be a director and has to vacate office. Absence from 3 meetings consecutively without leave of the board also results in vacation of office. All right. So if in any case जब भी इनकी जो मीटिंग्स वगैरह है, एक तो यहाँ पर जो एक बेसिक चीज हो गई दैट इज कि जो चेयरमैन है वो होल टाइम बेसिस पर जो है ऑफिस को होल्ड करते हैं और वो रिमूवेबल होते हैं बाय द स्पॉन्सर बैंक, जहां पर एक चेयरमैन ऑफिसर होता है स्पॉन्सर बैंक का इन कंसल्टेशन विद नाबार्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अ पर्सन हु इज एडजज्ड इंसॉल्वेंट और इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस involving moral turpitude is disqualified to be the director and has to vacate office। ठीक है, सो इफ इन केस अगर ऐसा कोई चीज होती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे वो चेयरमैन हो, वो मैनेजर हो, वो डायरेक्टर हो, उन्हें जो है ऑफिस छोड़ना पड़ता है। अगर जो है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर जो डायरेक्टर होते हैं इनके, अगर उनकी एब्सेंस देखने को मिलती है 3 मीटिंग्स कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, कंसिक्यूटिवली 3 मीटिंग्स में अगर एब्सेंस देखने को मिलती है तो ऐसे केस में भी जो है बोर्ड जो है उस पर्टिकुलर मेंबर को क्या करेगा, निकाल देगा, दे विल रिमूव द मेंबर। ठीक है, नाउ बिजनेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। सो रीजनल रूरल बैंक्स में ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग डिफाइंड इन सेक्शन 5B of the Banking Regulation Act and other businesses permissible to bank to undertake under section 6(1) of that act। ठीक है, however the main thrust of the business be granting of loans and advances to small and marginal farmers, agricultural laborers, agricultural market societies, farmers service societies, artisans, small entrepreneurs etc. within the notified area of operation। ठीक है, सो बेसिकली जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो वैसे तो सेक्शन 5B और सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये जो आरआरबीज है इनका जो एक मेन बिजनेस हम बोल सकते हैं दैट इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू वेरियस, ये जो सेक्शंस मिलेंगे उनको अपने जो अंडर एरिया है उसमें उन सभी लोगों को जो है लोन्स वगैरह ग्रांट करना। देन अकाउंट्स एंड ऑडिट की अगर बात की जाए, सो एवरी आरआरबी हैज टू क्लोज एंड बैलेंस इन अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च और सच अदर डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। The auditors have to be appointed with the approval of the central government। जो auditors है वो central government के according क्या किए जाएंगे, approve किए जाएंगे। The person qualified to act as the auditor of the company under section 226 of the Companies Act 1956 and corresponding section 141 of the Companies Act 2013 is qualified to be an auditor of the regional rural bank। अब यहाँ से जो है SBI और रीजनल रूरल बैंक दोनों के लिए जो ऑडिटर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सेम सेक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी इन चीजों को समझने में। Then amalgamation, so 2 or more RRBs may be amalgamated by the central government by notification in the official gazette. Such notification shall provide for all terms and conditions of amalgamation, including continuation of service of employees, and shall be binding to on the banks and all other parties concerned। ठीक है, सो अमालगमेशन इज पॉसिबल, अमालगमेशन हो सकता है 2 या 2 या उनसे ज्यादा आरआरबीज का इफ रिक्वायर्ड, लेकिन इसे भी जो है एक ऑफिशियल गेजेट है वहां पर नोटिफिकेशन के बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर सकती है। और जो वेरियस जो अमेलगमेशन है उसमें सारे कंसिडरेशन होंगे कि जो भी सर्विसेज है वो कंटिन्यू की जाएंगी, जो भी बैंक से अमेलगमेट हुई है उनके कस्टमर्स को, साथ ही साथ जो वहां पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी जो है चीजें नॉर्मल एंड सेम रखी जाएंगी। सबके इंटरेस्ट में जो है वो होना चाहिए, इन द वर्कमैन इंटरेस्ट एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, देन कम्स टू द नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब हम बात करते हैं किसकी, नेशनलाइज्ड बैंक्स की।
बेसिकली नेशनलाइज्ड बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई वाज सेटअप, ठीक है, वो जो है सेटअप हुई थी, वो एज सेटअप जो हुई थी वो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो है फॉर्म में हुई थी, दैट वाज गवर्नमेंट ओन्ड फ्रॉम स्टार्टिंग। लेकिन जब हम नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करते हैं तो ये वो बैंक्स हो जाती है जो कि सेटअप हुई थी एज अ प्राइवेट बैंक, लेकिन जो है चीजों को देखते हुए इन्हें कन्वर्ट किया गया टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। सो इन्हें जो है नेशनलाइज्ड बैंक्स कहा जाता है एंड देयर गोज द कंसेप्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन हुआ था इंडिया में, वेरियस जो उसके ईयर्स वगैरह वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। सो द बैंक्स नेशनलाइजेशन एक्ट, that is Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 and Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Acts 1980 transferred the undertaking of then existing private banks to the corresponding new banks established under these acts, ठीक है। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो किया गया था उसमें जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट था 1970 का एंड 1980 का, इसके अंदर जो है जो वेरियस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें न्यू बैंक्स में स्टैब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है। These corresponding new banks are popularly known as nationalized banks, ठीक है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? nationalized banks बोलते हैं। Originally the entire paid up capital equity shares of the nationalized banks were held by the central government, और initially या originally हम लोग बोले तो जो paid up share capital है वो किसने होल्ड किया था या किसके अंडर था? that was under central government, ठीक है। Some of these banks have subsequently made public issues of shares, but the central government still holds the majority of shares in all these banks. The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking and Financial Institution Laws Amendment Act 2006 enables these banks to raise capital by way of public issue or preferential allotment or private placement of equity shares or preference shares, ठीक है। So जो Banking Companies and Financial Institutional Laws Amendment Act है 2006 का, ये enable करता है इन बैंक्स को कि ये जो है कैपिटल रेस कर सकते हैं बाय द वे ऑफ पब्लिक इशू या फिर जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू या कोई भी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी शेयर्स का या फिर प्रेफरेंस शेयर्स का करके जो है ये जो वेरियस एक्विजिशन वगैरह है वो किया जा सकता है या जो पेड अप जो उनका कैपिटल है वो रेस किया जा सकता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हाउएवर एट ऑल टाइम्स होल्ड नॉट लेस देन 51% ऑफ द इक्विटी ऑफ दीज शेयर्स, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट 51% जो है वो क्या करेंगी? होल्ड करके रखेंगी, बिकॉज दीज नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है इनका जो एक मेजॉरिटी स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास में है एंड मेजॉरिटी स्टेक होने का मतलब क्या कि एटलीस्ट 51% जो है वो उनके पास में होना। द शेयर अदर देन दोज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो भी शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। The guidelines for issue of preference shares, including those on the classes of preference shares, shall be issued by the Reserve Bank. No equity shareholder other than the central government can exercise voting rights in excess of 1% of the total voting rights of all shareholders, ठीक है। कोई भी जो इक्विटी शेयर होल्डर है अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने जो वोटिंग राइट्स है वो 1% से ज्यादा जो है होल्ड नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो है ये पर्टिकुलर ऑप्शन होता है कि वो 1% से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं? अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे शैल हैव अ राइट टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स only on resolution which directly affect the rights attached to the preference shares. Further, no preference shareholders shall be entitled to exercise voting rights in respect of the preference shares held by him in excess of 1% of the total voting rights of all the shareholders holding preference shares capital only, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को यहाँ से जो चीजें याद रखनी है कि कोई भी पर्सन जो है वो 1% से ज्यादा जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अपने वोटिंग राइट्स, ठीक है, एंड 1% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, ऑल राइट।
Then nationalized banks may carry on the business of banking as defined in section 5B of the Banking Regulation Act and other forms of business specified in section 6(1) of that act. The nationalized banks have also to act as agents of the Reserve Bank if so required by the Reserve Bank to undertake the banking business of central government and any other business entrusted by the Reserve Bank. ठीक है, जो nationalized banks हैं वो as a agent भी क्या कर सकते हैं, act कर सकते हैं of the Reserve Bank, और अगर रिक्वायर्ड है तो वो रिजर्व बैंक जो है उनकी जो वेरियस बैंकिंग बिजनेस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, रिजर्व बैंक के कहने पर जो है वो उसे भी क्या कर सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं. ऑल राइट. Then comes to the management of the nationalized banks. So the general superintends direction and management of the affairs of the nationalized banks vest in the board of directors. जो nationalized banks हैं इनका जो management है वो कौन करेगा, इनके जो board of directors हैं वो. The central government is empowered to issue directions to the bank in the discharge of its function on matters of policy involving public interest after consultation with the governor of the Reserve Bank, to supersede the board on the recommendation of the Reserve Bank and also to appoint an administrator. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है किस पर्टिकुलर पर्पस में, to the bank in the discharge of its function on matters of policy involving public interest after consultation with government of Reserve Bank. ठीक है, government or the Reserve Bank, to supersede the board on the recommendations of the Reserve Bank and also to appoint an administrator. All right. Further, under section 9 of both the nationalized acts, the central government has the power to make a scheme for carrying out the provisions of the act after consultation with the Reserve Bank. The government may also amend or vary the scheme in consultation with the Reserve Bank. ठीक है, तो जो सेक्शन 9 है दोनों ही एक्ट्स का, दैट इज 1970 ले लो या 1980 ले लो, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या है, पावर है कि वो जो है स्कीम्स बना सकती है ताकि जो एक्ट के प्रोविजंस है वो कैरी आउट किए जा सके आफ्टर द कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व बैंक की कंसल्टेशन के साथ में वेरियस स्कीम्स वगैरह बना सकती है. सच अ स्कीम हैज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड इज बाइंडिंग on the bank and any person having any right or liability in relation to the bank. ठीक है, ये जो स्कीम है ये पार्लियामेंट के सामने जाएगी और फिर जो है सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट की जाती है. जो भी स्कीम्स वगैरह बनाई जाएगी वो पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट की जाती है. Then comes to the directors. So the directors of nationalized bank are nominated by the central government or elected from the shareholder. The nomination of the direction is as under. ठीक है, अब जो है जो board of directors है उन्हें कैसे nominate किया जाएगा या board of directors जो है वो किसे बनाया जाता है. So that is not more than 4 whole time directors as against 2 earlier. पहले तो 2 ही होते थे होल टाइम डायरेक्टर्स, लेकिन अब जो है 4 होल टाइम जो है डायरेक्टर्स रहेंगे. One director who is an official of the central government to be nominated by the central government. उसमें से एक डायरेक्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रहेंगे, ऑफिशियल रहेंगे, और ये नॉमिनेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करने वाली है. One director possessing necessary expertise and experience in matters relating to regulation or supervision of commercial banks to be nominated by the central government on the recommendations of the Reserve Bank. एक डायरेक्टर जिनके पास में जो है नेसेसरी एक्सपर्टीज रहेगी और एक्सपीरियंस रहेगा किस पे, मैटर्स रिलेटिंग टू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये नॉमिनेट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ रिकमेंडेशन ऑफ रिजर्व बैंक. ठीक है, तो एक डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट विथ रिजर्व बैंक, एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है. अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग वर्कमैन एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक. ठीक है, वर्कमैन एम्प्लॉइज को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर. A director representing officers of the bank, then one chartered accountant with not less than 15 years experience nominated in consultation with Reserve Bank. यहाँ पर जो है एक चार्टेड अकाउंटेंट भी होना चाहिए जिनके पास में एटलीस्ट 15 years का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए. Not more than 6 directors to be nominated by the central government. ठीक है, और जो है 6 डायरेक्टर्स तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है. The other shareholders can elect up to maximum of
3 डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है, जो बाकी के शेयर होल्डर्स अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास में जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, 3 डायरेक्टर्स की। नो पर्सन शॉल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर unless he is a person having fit and proper status based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard, ठीक है। तो जो है फिट एंड प्रॉपर स्टेटस जो है उसमें फिट होना जरूरी है। ये जो टर्म है आप लोगों को याद रखना है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है वो किस बेसिस पर किया जाता है, फिट एंड प्रॉपर स्टेटस के बेसिस पर। तो इसके लिए जो है ये जो क्लॉज है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है आपका, ये आप लोगों को जो है प्रॉपरली याद होना चाहिए। The Reserve Bank may also specify in the notification the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination, and such other matters as may be discussed necessary and incidental thereto, ठीक है। So जो fit and proper status है उसके लिए जो various provisions हैं, जो फिट एंड प्रॉपर स्टेटस है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो एलिजिबल है, उसे कैसे कंसिडर किया जाएगा, ये सारी जो चीजें हैं ये रिजर्व बैंक स्पेसिफाई कर सकती है विद अ नोटिफिकेशन। Then comes to the additional directors. So the Reserve Bank may appoint one or more additional directors on the board of nationalized banks if it is of the opinion that in the interest of banking policy or in the public interest or in the interest of bank or its depositors it is necessary to do so, ठीक है। additional directors की अगर requirement लग रही है तो उन्हें क्या किया जा सकता है, उन्हें भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। Now accounts and audits की अगर बात की जाए, so every nationalized bank has to close its account as on 31st March or such other date specified by the central government by notification in the official gazette as provided in the section 10 of the act, ठीक है। जो अकाउंट्स एंड ऑडिट है वो सेक्शन 10 जो है एक्ट का उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, और जो है हर एक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन्हें 31st ऑफ मार्च को क्या करना है, क्लोज करनी रहती है अपनी बुक्स, या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे उसके अकॉर्डिंग। द ऑडिटर शॉल बी ए पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 226 एंड सेक्शन 144 सेम एज SBI, RB एंड द नेशनलाइज्ड बैंक। तो यहाँ पर जो है ये चीजें सेम है, तो ये जो है आप लोगों के लिए इजी रहेगा। The auditor shall make a report of the central government upon the balance sheet as stipulated in section 10 of the act, ठीक है। The auditor shall send copies of the report to the bank and the रिजर्व बैंक। ऑल राइट, देखिए हर एक जो हमने ये तीनों चीजें पढ़ी उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, सिर्फ कहीं कहीं पर जो है थोड़ा बहुत एक दो क्लॉज का चेंजेस है, कहीं पर जो है उसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो चेंज है, जो एक्ट फॉलो करना है वो चेंज है, बाकी हम लोग देख रहे हैं कि चीजें जो है, जो अंदर का जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सेम है तीनों ही काइंड ऑफ हमारी बैंक्स में। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, एक बार सारी चीजें रीड कर लेनी है, जिससे आप लोगों के पास में जो है एक पूरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कहां पर क्या चेंजेस है और कहां पर क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। So the annual general meeting of the shareholder has to be held within 6 weeks of the date of forwarding the balance sheet etc. to the central government, ठीक है। 6 weeks के अंदर जो है एक एनुअल जनरल मीटिंग जो है शेयर होल्डर्स की ये होनी चाहिए। In such meeting, the shareholders will be free to discuss the balance sheet, accounts, auditors report and report of the board, ठीक है। For the purpose of Income Tax Act, a nationalized bank is treated as an Indian company. ये याद रखना है कि जब इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए जो है नेशनलाइज्ड बैंक को इंडियन कंपनी के थ्रू ही या इंडियन कंपनी के जो है फॉर्म में ही समझा जाता है, ठीक है, कंसिडर किया जाता है। Then comes the schemes of management. सो स्कीम्स जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि स्कीम्स क्या होती है, बेसिकली अगर बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में बोले तो जो पॉलिसीज वगैरह है, ठीक है, कि कैसे जो है मैनेजमेंट वगैरह होगा। सो स्कीम्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, सो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड 2 स्कीम्स नेमली। अब देखो 1970 का जो एक्ट है उसमें भी आपका सेक्शन 9 है एंड 1980 का जो एक्ट है उसमें भी सेक्शन 9 ही है, तो यहाँ पर भी जो है वेरिएशंस नहीं है, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो जो दो स्कीम्स फ्रेम की गई है बाय गवर्नमेंट वो क्या हो गई, नेशनलाइज्ड बैंक्स दैट इज मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1970 और वही नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1980। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दोनों जो है स्कीम्स सेम है, एक में 1970 नेम हो गया, एक में जो है 1980 के थ्रू देख रहे हैं हम लोग। So these schemes provide in detail for constitution of the board of directors, appointment of chairman and managing director, term of office of whole time director including managing director, term of office of other directors, disqualification of directors and vacation of office, meetings of board and committees of the board, management committee and advisory committee, regional consultative committees, increase in paid up capital and other miscellaneous matters। तो ये जो दोनों स्कीम्स हैं उनमें ये सारी जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड जो वेरियस प्रोविजंस हैं वो वहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, जो भी टर्म रहेगा होल टाइम डायरेक्टर का और इंक्लूडिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी अदर जो है टर्म रहेंगे अदर डायरेक्टर्स के, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या रहेगा उसमें स्पेसिफाइड रहेगा ताकि जो है कोई भी कंफ्यूजन ना हो और अकॉर्डिंगली जो सारी नेशनलाइज्ड बैंक्स है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगी, वर्क करेंगी। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका एप्लीकेशन टू दी पब्लिक सेक्टर बैंक। अब कहां कहां पर एप्लीकेशन है इसका वो चीज समझ लेते हैं। अगर सेक्शन 51 हम लोग देखें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का तो ये प्रोवाइड करता है दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई टू स्टेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स एज दे अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि तीनों ही बैंक्स के लिए अपने अलग अलग एक्ट्स भी बने हुए हैं, लेकिन इन एक्ट्स के अलावा उनके जो है इंडिविजुअल एक्ट के अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कौन कौन से जो है एप्लीकेशंस हमें इनमें देखने को मिलते हैं। तो जो सेक्शन 51 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वो जो है ये बोलता है कि कुछ प्रोविजंस हैं जो कि स्टेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक एंड आरआरबीज को मानने पड़ेंगे, जैसे कि सारी अदर जो बैंकिंग कंपनीज है वो कंसिडर करती है, वो मानती है वैसे ही। ठीक है, The applicable provisions are, जो applicable provisions हैं सिर्फ हम लोग sections देखेंगे। ठीक है, section 10, 13 to 15, 17, 19 to 21A, 23 to 28, 29 में exclude करेंगे हम subsection 3 को। The subsections 1B, 1C and 2 of section 30, 31, 34, 35, 35A and 36 में जो है क्लॉज डी एक्सक्लूड होगा ऑफ सबसेक्शन 1। उसके बाद में 45Y to 45ZF, 46 to 48, 50, 52 एंड 53 ये सारे जो है सेक्शंस हैं ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि एप्लीकेबल हैं कहां पर, आपकी जो वेरियस स्टेट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स है इनमें भी। ये आप लोग इसे बस एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अपार्ट जो है इसके अपार्ट जो मेन चीज है वो आपको क्या याद रखना है, सेक्शन 51। ठीक है, जो सेक्शन 51 है वो ये बोलता है कि सर्टेन प्रोविजंस जो है वो इन बैंक्स को मानने रहेंगे। The provision of section 51 also gives certain exemptions from the applicable provision regarding holding of office in approved institution under section 10(1)(c) to the chairman and managing director of the state bank, granting of loan etc. under section 21(b)(3) to all banks and nominee directors in respect of section 49 to 47A। ये सेक्शंस का क्या है, एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 51 जो है वो ये भी बता रहा है कि कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि इन बैंक्स को कंसिडर करने हैं। साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस रहेंगे इन बैंक्स के लिए। ठीक है, सो जो सेक्शन 51 है वो एक क्या रहेगा, वो एक प्राइम जो है आपका सेक्शन रहने वाला है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। The provisions which are not applicable are, अब कौन कौन से provisions applicable नहीं है। So section 9 जो है ये applicable नहीं रहेगा, mainly the preliminary provisions up to section 9। ठीक है, up to section 9, सिर्फ section 9 नहीं, क्या बोला जा रहा है, up to section 9। ठीक है, उसके बाद में provisions relating to capital section 11 and 12, prohibition of common directors that is section 16, licensing का section 22 हो गया, audit except special audit that is section 30, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट पार्ट 2A सेक्शन 36AA to 36AD, एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग इन पार्ट C सेक्शन 36AE to 36AJ एंड वाइंडिंग अप
in part 3 and part 3A section 36B to 45Z. These are not applicable. All right, these are not applicable. अब देखिए मैं जो हूँ बिल्कुल स्टैटिस्टिकली ये नहीं बोलूंगी कि आपको जो है ये सारी चीजें बिल्कुल मेमोराइज्ड होनी चाहिए। कोशिश कीजिए एक बार जो है आपको रीड कर लेना है सारी चीजों को अच्छे से, और थोड़ा सा जो है लिंक आपको करना है कि कहाँ पर क्या चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में हमने ये देखा है, लेकिन कुछ हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो प्रीवियस हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें हमने जो है ओवरऑल पूरा देखा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, आरबीआई एक्ट, ये सारे क्या होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको वैसे ही थोड़ा सा लिंक करना है कि अच्छा ये चीज जो है बैंकिंग रेगुलेशन में ये बोला गया है, स्टेट बैंक के एक्ट में ये बोला गया है, तो हम जो है स्टेट बैंक के एक्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द प्रोविजंस। तो ये तो एग्जेम्प्टेड हो गए और जो इंक्लूडेड थे वो भी हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पर थोड़ा याद रखना मुश्किल है, इसलिए आई विल ऑल्सो नॉट फोर्स यू, एंड इवन फोर्स वाली बात ही नहीं है, एक सिंपल सी लॉजिक है कि ये इतने जो है सेक्शंस पर नहीं जाना है। सेक्शन 51 आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक एज शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को किसके जो है फॉर्म में, शेड्यूल्ड बैंक्स के फॉर्म में। ऑलराइट, all the public sector banks are scheduled banks under section 42 of the Reserve Bank of India Act and have to compile with the requirements of maintaining cash reserves as provided therein, ठीक है। So जो सारी scheduled banks है, not scheduled banks, जो सारी public sector banks है, they are scheduled banks according to section 42 of the Reserve Bank of India Act, all right। देन उसके अपार्ट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स बाय गवर्नमेंट अगर हम लोग देखें, सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टू डाइल्यूट द होल्डिंग्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सर्टेन अमेंडमेंट्स वर मेड इन द स्टैट्यूट्स गवर्निंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज अमेंडेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1993 सेक्शन 4, ठीक है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो अमेंड किया गया था बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट इन 1993। इसका सेक्शन 4 जो है was modified to divide capital into shares of ₹10 each instead of ₹100। जो सेक्शन 4 है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट का, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोलता है कि जो शेयर्स है उन्हें डिवाइड किया जाए ऑफ ₹10 ईच इंस्टेड ऑफ ₹100। पहले ₹100 में डिवाइडेड थे, अब उसे जो है ₹10 के जो है शेयर्स में डिवाइड किया जाए। The restrictions on the voting rights which existed under section 11 being up to 200 shares only was modified up to 10% of the issued capital and restriction on dividend was deleted। all right, पहले जो है 200 shares तक क्या रहता था, जो वोटिंग राइट है वो रहता था, लेकिन उसे अमेंड किया गया एंड 10% जो है इशूड कैपिटल का वो बना दिया गया, ठीक है। और जो इसमें डिविडेंड पे रिस्ट्रिक्शंस थे उसे भी रिमूव कर दिया गया। द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड ऑल्सो द 1980 एक्ट वाज मॉडिफाइड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 एंड 1995, ठीक है। जो ये बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980 का, they were replaced by the amendment act of 1994 and 1995 for facilitating public holding of shares। Section 3 was amended to provide for the authorized capital of ₹1,500 crores divided into shares of ₹10 each to increase or reduce the authorized capital between ₹1,500 crores and ₹3,000 crore for transferability of shares other than those held by the government, raising of capital through public issues, voting rights of shareholders limited to 1% per shareholder and keeping register of shareholders including the फ्लॉपीज, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को यहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी है, जो अमेंडमेंट एक्ट है वो ईयर, साथ में कौन से सेक्शन है जो कि इन शेयर्स के बारे में बात करते हैं, और जो शेयर्स है उन्हें कैसे डाइल्यूट किए गए। जैसे कि स्टेट बैंक में हमने देखा कि ₹100 के शेयर्स को डिवाइड कर दिया गया इन ₹10, ठीक है। 100 के ना होगा 10 जो है उसमें डिवाइड किया गया, उसे वैसे डाइल्यूट किया गया। तो अकॉर्डिंगली जो है ये जो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स थी उनके लिए भी जो सेक्शन 3 है वो उसने क्या किया, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। जो 1500 करोड़ का पूरा जो इनका अथोराइज कैपिटल था उसे ₹10 ईच जो है क्या किया गया, शेयर्स में डिवाइड किया गया। सेक्शन 10A वाज अमेंडेड टू डिक्लेयर डिविडेंड्स, जो डिविडेंड्स है उन्हें डिक्लेयर करने के लिए क्या किया गया, सेक्शन 10A को अमेंड किया गया। एज अर्लियर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और पहले के जैसे जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा।
Then merger of nationalized banks. So the government in August 2019 unveiled a mega plan to merge 10 public sector banks into 4 as part of plans to create fewer and stronger global size lenders as it looks to boost economic growth from a 6-year low. These mergers have been driven mainly by the following factors. अब मर्जर हुआ था नेशनलाइज्ड बैंक्स का, बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है। तो ये मर्जर्स में क्या हुआ था कि जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उन्हें 4 में जो है क्या कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। उन्हें मर्ज कर कर जो है 4 बैंक्स बनाया गया था विद द मेन मोटिव की जो प्रॉपर जो बैंक्स है वो स्ट्रॉन्गर बन सके एंड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसमें क्या हो सके, बूस्ट हो सके। सो जो मेन इसके फैक्टर्स है वो क्या हो गए, द लो लेवल ऑफ कैपिटल विच हैज लेड टू फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर कैपिटलाइजेशन, द हाई लेवल ऑफ एनपीएस प्रिवेलिंग, द पुअर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द एंटायर सेक्टर एंड द लो ग्रोथ रेट फॉर द एंटायर सेक्टर। जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये थे जिनके पीछे ये मर्जर क्या था, ये जो मर्जर है वो किया गया था कि जो लो लेवल ऑफ कैपिटल है, जो हाई लेवल ऑफ एनपीएस है, पुअर प्रॉफिटेबिलिटी है एंटायर सेक्टर की और जो लो ग्रोथ रेट है पूरे सेक्टर में उससे रिलेटेड। So the mega merger of the following PSBs have come into force with effect from 1st April 2020। अब क्या है इस मेगा मर्जर में, किन किन जो है वेरियस बैंक्स को एक साथ में मर्ज किया गया था। सो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में जो है 2 पर्टिकुलर जो बैंक्स है उन्हें मर्ज किया गया, दैट वाज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो अब जो है पंजाब नेशनल बैंक में ही ये दोनों आ गई है। अब हमारे पास में ओरिएंटेड बैंक ऑफ जो कॉमर्स है ऐसी कोई भी बैंक अब हमें नहीं मिलती है, ठीक है। सिंडिकेट बैंक मर्ज विद कैनरा बैंक, सिंडिकेट और कैनरा का मर्जर हो गया, नेम किसका रहेगा, कैनरा का। इलाहाबाद बैंक मर्ज्ड विद इंडियन बैंक, आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज्ड विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। Customers including depositors of merging banks will be treated as customers of the banks into which these banks have been merged with effect from 1st April 2020। बहुत ही क्लियर सी चीज है कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जिस भी पर्टिकुलर बैंक में मर्ज हुए हैं उनके कस्टमर्स बन जाएंगे वो, दैट वुड बी 1st April 2020। आफ्टर द मर्जर देयर आर 12 PSBs और मर्जर के बाद में कितनी PSBs बच गई, 12 PSBs जो है वो बच गई। अब आ जाते हैं हम लोग अपना जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज कोऑपरेटिव बैंक्स पर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब कोऑपरेटिव बैंक्स को देख लेते हैं। सो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ द BR एक्ट दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड ईदर अंडर द स्टेट लॉज गवर्निंग कोऑपरेटिव्स और अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो या तो जो है कोऑपरेटिव्स जो स्टेट लॉज जो कि कोऑपरेटिव्स को गवर्न करते हैं उसमें रजिस्टर्ड होंगे या फिर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड रहेंगे। इफ अ कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट्स ओनली इन वन स्टेट the state law applies and in the case of cooperative bank operating in more than one state the central law applies, ठीक है। अगर एक ही स्टेट में वर्क कर रहा है तो स्टेट लॉ अप्लाई करेगा और अगर मल्टी स्टेट में जो है कोऑपरेटिव वर्क करती है तो सेंट्रल एक्ट जो है ये अप्लाई करेगा। While the state law, central law governs the constitution and related matters, the business of banking is regulated by the Banking Regulation Act as applicable to cooperative societies। जो भी स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ गवर्न करते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन और रिलेटेड मैटर्स को, तो जो बिजनेस है बैंकिंग का वो रेगुलेट किया जाता है बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ BR एक्ट में हम क्या समझे कि जो है जो बिजनेस किया जाएगा, ठीक है, जो पूरा बैंकिंग बिजनेस का रेगुलेशन है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। The Banking Regulation Act is applicable to cooperative societies subject to the modifications stipulated in Part 5 Section 56 of the Act, ठीक है। जो Section 56 है इसका जो Part 5 है इसमें जो भी modifications किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीजें applicable रहेंगी to the cooperative bank, ठीक है। The act was made applicable to cooperative societies by the Banking Laws Application to Cooperative Societies Act 1965। ये जो एक्ट है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ऊपर एप्लीकेबल है, किसके अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
as defined in section 5 of CCI, that is of the BR Act. ठीक है, जो section 5 है CCI of the BR Act as applicable to cooperative societies. A cooperative bank means a state cooperative bank, a central cooperative bank and a primary cooperative bank. ठीक है, एक अगर हम cooperative bank की बात करें तो उसमें central, state और जो आपकी primary है वो सारी चीजें क्या होंगी, वो सारे ही जो है cooperative banks में इंक्लूड होंगे. A primary cooperative bank is a cooperative society other than a primary agricultural credit society which satisfies the following criteria. एक जो cooperative bank है वो क्या particular criterias को satisfy करती है. That means cooperative bank जो है वो कोई primary agriculture bank नहीं है. That cooperative bank जो है वो function करती है as a agriculture bank, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ agricultural bank नहीं होती है. ठीक है, उसके अपार्ट और भी जो है functions perform किए जाते हैं by cooperative banks. That are the primary objective or principal business is the transaction of banking business. इनका जो primary objective और जो principal business है वो क्या है, banking business में transact करना. The paid up share capital and reserves are not less than rupees 1 lakh. जो paid up share capital है और जो reserve है वो 1 lakh से कम नहीं होने चाहिए. The bylaws do not permit admission of any other cooperative society as a member except the membership of a cooperative bank by subscribing to the share capital of the society out of funds provided by the स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो बायलॉज हैं वो परमिट नहीं करते हैं किसी भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ मेंबर. ठीक है, किसी भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक जो है उसमें एज इन द फॉर्म ऑफ मेंबर एक्सेप्ट करने से. ठीक है, सो एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक बाय सब्सक्राइबिंग. अगर मेंबरशिप चाहिए तो किसको सब्सक्राइब करो, शेयर कैपिटल को. ठीक है, एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग. सो जो कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या वो बैंक होगी या वो बैंक, बैंकर और बैंकिंग जो ये टर्म्स है ये यूज कर सकते हैं या नहीं. सो नो कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक इज परमिटेड टू यूज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम और इन कनेक्शन विद द बिजनेस द वर्ड बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पार्ट है. सो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो बैंक नहीं होती है. सो सिर्फ और सिर्फ वही सोसाइटीज जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सिर्फ वही जो है अपने नेम में अपना जो टर्म है उसमें बैंक, बैंकर या बैंकिंग यूज कर सकती है. इसके अपार्ट दूसरी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इन टर्म्स को यूज नहीं करेंगी. Further, a cooperative society carrying on banking business has to use at least one of such words as part of its name. However, certain categories of cooperative societies are exempt from these provisions as follows. ठीक है, अब क्या provisions हैं वो देखते हैं. A primary credit society, a cooperative society formed for the protection of the mutual interest of cooperative banks or cooperative land development banks, a cooperative society other than primary credit society formed by employees of the state bank, a subsidiary bank, a nationalized bank or a cooperative bank, a primary credit society or a cooperative land development bank. ठीक है, ये तीनों के पास में या इन सारी कैटेगरीज के पास में क्या है, इन सारी कैटेगरीज के पास में जो है एक प्रोविजन है कि वो ये जो वर्ड है बैंकिंग, बैंकर, इससे क्या कर सकते हैं, इससे वो एग्जेम्प्ट करते हैं इफ दे आर वर्किंग इन एनी ऑफ द फंक्शंस लाइक दिस. ठीक है, नाउ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व क्या होगा कोऑपरेटिव बैंक्स का. सो द मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स रिक्वायर्ड टू कमेंस और कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस बाय अ कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट लेस देन 1 लाख अंडर सेक्शन 11 एज एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, तो सेक्शन 11 के हिसाब से 1 लाख के कम नहीं हो सकता है. ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने अभी जो है थोड़ी देर पहले ही देखी कि 1 लाख जो है ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा. However, this provision is not applicable to the primary credit society which becomes a primary cooperative bank after the commencement of the act. ये जो प्रोविजन है ये कोई भी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी पर एप्लीकेबल नहीं है which becomes a primary cooperative bank after the commencement of the act for a period of 2 years. ठीक है, ये एग्जेम्पशन कितने के लिए है, 2 years के लिए है. From the date it becomes a primary cooperative bank. सिर्फ 2 साल के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है. इसके बाद में जो है एटलीस्ट 1 लाख का जो है पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए. देन कैश रिजर्व्स.
कैश रिजर्व जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स को मेंटेन करने होते हैं या नहीं विद रिजर्व बैंक एंड विद देमसेल्व्स आल्सो. So cooperative banks other than scheduled cooperative banks are scheduled state cooperative banks have to maintain, and scheduled state cooperative banks have to maintain in India by way of cash reserve with itself or by way of balance in the current account with the reserve bank or the state cooperative bank of the state concerned or district cooperative bank, or by way of net balance in current accounts or any one or more of these ways a sum equivalent to at least 3% of its total demand and time liabilities in India. दैट मीन्स कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्हें कैश रिजर्व मेंटेन करना है. ये इस किसी भी वे में हो सकता है जो कि 3% रहेगा उसकी टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के इक्वल. ठीक है, जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसके 3% के इक्विवेलेंट का जो है रिजर्व मेंटेन करना रहता है. In the case of primary cooperative bank, the balance in current account with the central cooperative bank of the district concerned may also be taken into account. ठीक है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जो बैलेंस है करेंट अकाउंट का with the central cooperative bank of a district concerned may also be taken into the account. ठीक है, तो जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो भी डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड है उसका, उसके साथ में जो भी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है उनका बैलेंस एक साथ में क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है. नाउ रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस. जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लोन्स एंड एडवांसेस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं. So section 20 of the Banking Regulation Act as applicable to cooperative society lays down certain restrictions on loans and advances by cooperative banks. Accordingly, a cooperative bank shall not grant loans and advances as under. जो loans and advances पे restrictions हैं या जो regulations हैं, that is according to section 20 of the Banking Regulation Act. ठीक है, सेक्शन याद रखिएगा, बाकी की ये जो चीजें हैं ये तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट करके लिख दोगे, लेकिन सेक्शन जो है वो आप लोगों को प्रॉपरली जो है मेमोराइज रखना है. अब अकॉर्डिंगली जो सेक्शन 20 है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ जो है हमारे पास में वेरियस प्रोविजंस हैं जिनके अंडर लोन्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. सबसे पहला है लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स. उसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर. ठीक है, खुद ही के शेयर्स पर जो है लोन्स या एडवांसेस नहीं प्रोवाइड होंगे. अनसिक्योर्ड लोन्स या फिर एडवांसेस उसके किसी भी डायरेक्टर को नहीं दिया जाएगा. अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस टू फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज इन विच एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड एज पार्टनर, managing agent or guarantor, or to individuals in cases where any of its directors is a guarantor for loans or advances. ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस किसी भी जो है फर्म या प्राइवेट कंपनीज को जिसमें कि जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड है एज अ पार्टनर या फिर मैनेजिंग एजेंट या गारंटर, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसका कोई भी जो मैनेजर है जो डायरेक्टर है वो क्या बन रहा है, वो गारंटर बन रहा है. अगर कोई भी आपका डायरेक्टर गारंटर बन रहा है तो इस केस में जो है लोन्स नहीं दिए जाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं दिए जाएंगे. Unsecured loans or advances to any company in which the chairman of the cooperative bank is interested as managing agent or chairman or managing director. ठीक है, then however these restrictions do not apply to unsecured loans or advances made by a cooperative bank against bills of supplies or services made to government or bills of exchange arising out of a bona fide commercial और trade transactions. ठीक है, तो जो है ये जो restrictions है ये कुछ इन चीजों में नहीं है. यहाँ पर unsecured loans दिए जा सकते हैं bills of exchange के अगेंस्ट जो है या कोई भी ऐसी चीजों के अगेंस्ट. ठीक है, further unsecured loans or advances in respect of which trust receipts are furnished to the cooperative banks and loans to directors or any other person within the limits and on terms and conditions approved by the Reserve Bank are also exempted. ठीक है, कोई भी जो अनसिक्योर्ड लोन या एडवांसेस है किसके रिस्पेक्ट में, ट्रस्ट रिसीट के रिस्पेक्ट में जो कि फर्निश की जाती है टू द कोऑपरेटिव बैंक, या फिर कोई भी लोन उसके डायरेक्टर को या कोई भी पर्सन को विद इन द लिमिट्स एंड ऑन टर्म्स ऑफ कंडीशंस अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक आर आल्सो एग्जेम्प्टेड. ठीक है, तो ये भी चीजें जो है ये एग्जेम्प्टेड है, दैट मीन्स इन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है.
every cooperative bank has to submit a return in a prescribed form showing the unsecured loans and advances granted by it to the companies in which its director are interested as direct managing agent or guarantor। अगर कोई भी जो है ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जाते हैं तो ऐसे केस में हर एक जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्हें अपना जो रिटर्न है वो सबमिट करना होता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। Such returns have to be filed before the close of the month succeeding to which the return relates। ठीक है, ये जो रिटर्न्स है ये किसके पहले जो है सबमिट करना है, एक मंथ के एंड होने से पहले। ठीक है, सक्सीडिंग टू विच द रिटर्न रिलेट्स, दैट मीन्स अगर हमने बोला है कि इस पर्टिकुलर मंथ में जो है कोई ऐसा अनसिक्योर्ड लोन दिया गया है तो उसका रिटर्न इसी पर्टिकुलर मंथ के एंड से पहले क्या करना है, फाइल करना है। ठीक है, if it appears to the Reserve Bank on examination of any return that the loans or advances were granted to the detriment of the interest of depositors, Reserve Bank may prohibit granting of such further loans or advances। और Reserve Bank इन सारी चीजों को चेक करेंगी एंड if अगर Reserve Bank को लगता है कि ये जो चीजें ये पब्लिक इंटरेस्ट के जो है अपोजिट में काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे केस में जो है फर्दर ऐसे जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं उन्हें स्टॉप किया जाएगा। The Reserve Bank also impose other restrictions on the grant of such loans and direct the cooperative bank to secure the repayment of the loan or advances within the stipulated time। ठीक है, जो रिजर्व बैंक है वो ऐसे जो इसके अलावा और भी दूसरे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज कर सकती है जहां पर भी रिजर्व बैंक को लग रहा है कि ये चीज जरूरी है। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। So every cooperative society requires a license from Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act। ठीक है, तो जो Section 22 है Banking Regulation Act का उसके अकॉर्डिंग जो है जो सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें लाइसेंस जो है वो लेना होता है। ठीक है, as applicable to cooperative societies to carry on banking business in India। However, primary credit societies are exempt from the requirement। जो primary credit societies हैं वो उन्हें जो है इस requirement से क्या रखा गया है, वो exempted है। ठीक है, वो अगर अभी लाइसेंस नहीं लेंगे तो भी चलेगा। The Reserve Bank may impose such conditions as it may deem fit while granting license to cooperative banks। All right, a cooperative bank requires the prior permission of the Reserve Bank for opening a new place of business or changing an existing place of business otherwise within the same city, town or village where it has existing place of business। if अगर जो है सेम सिटी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, प्लेस टू प्लेस अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसमें आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है। बट इफ अगर सिटी चेंज हो रही है तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में पहले जो है रिजर्व बैंक से प्रायर परमिशन चाहिए फॉर सेटिंग अप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी सिटी में, ऐसी पर्टिकुलर विलेज या टाउन में जहां पर पहले नहीं थी, तो प्रायर जो है किस चीज की जरूरत है, जो आपका परमिशन है उसकी। अगर आपको जो है कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज या जो बैंक है से अगर उन्हें आपको एक पर्टिकुलर सिटी से या एक टाउन से दूसरे टाउन में ले जाना है तो ऐसे केस में भी रिजर्व बैंक से जो है प्रायर परमिशन आप लोगों को लेनी रहेगी। हाउएवर, ओपनिंग ऑफ टेम्पररी ब्रांचेस for a period not exceeding 1 month within the city, town or village where it has a place of business on the occasion of an exhibition, conference, मेला or any other occasions is permissible। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पर जो है जहां पर ऑलरेडी जो है एक बिजनेस होता आया है ऐसी जगहों पर ये चीज एप्लीकेबल है, ये एक्सेप्टेबल रहेगी। Liquid assets, so cooperative banks have to maintain liquid assets as provided in section 24(1) of the Banking Regulation Act। जो liquid assets हैं वो section 24(1) जो है Banking Regulation Act का उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। In computing the amount of liquid assets, any balance maintained by a cooperative bank in current account with the Reserve Bank or by way of net balances in current account would be taken into account। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट्स है फाइंड आउट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए कोई भी बैलेंस जो कि कोऑपरेटिव बैंक के करंट अकाउंट में मेंटेन्ड है विद रिजर्व बैंक, या फिर जो है कोई भी नेट बैलेंस करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। In the case of state cooperative banks which are scheduled banks, the balance required under section 42 of the RBI Act will also be accounted। ठीक है, जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनमें भी सेक्शन 42 जो है आरबीआई एक्ट का, इसके अकॉर्डिंग जो है वेरियस जो बैलेंसेस वगैरह ये अकाउंट किए जाएंगे। यहाँ पर आरबीआई एक्ट लेना है 42 और 24(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है,
the cooperative banks have to file a return with Reserve Bank, and every cooperative bank other than a primary cooperative bank has also to furnish a copy thereof to the national bank. ठीक है, then accounts and audits की अगर हम बात करें, so every cooperative bank has to prepare a balance sheet and profit and loss account of its business as on the last working day of the year. जैसे कि सारी बैंक्स करती है, अपने जो अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट है वो रिकॉर्ड करती है, सो अकॉर्डिंगली जो है कोऑपरेटिव बैंक्स का भी रहेगा, लास्ट जो वर्किंग डे रहेगा ईयर का, उसमें जो है सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स हैं वो प्रिपेयर की जाएंगी. द बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म्स सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट और एज नियर देयर टू एज सर्कमस्टांसेस एडमिट. ठीक है, तो जो थर्ड शेड्यूल है एक्ट का उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीजें की जाएगी. 3 copies of such balance sheet and accounts along with statutory auditor's report have to be submitted to the Reserve Bank within 6 months. जब लास्ट वर्किंग डे है उससे 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड है, तो 6 मंथ्स तक का जो है एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि ये जो वेरियस कोऑपरेटिव बैंक्स है इन्हें 3 कॉपीज जो है ये सबमिट करनी होती है ऑफ देयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट. अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैज टू सबमिट सच रिटर्न टू नाबार्ड आल्सो. ठीक है, जो भी स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है उन्हें अपार्ट फ्रॉम आरबीआई नाबार्ड को भी ये सारी चीजें सबमिट करनी रहेगी. इंस्पेक्शन. So the provisions of section 35 relating to inspection are applicable to cooperative banks with minor modifications. ठीक है, जो section 35 है of the Banking Regulation Act वो उसके जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी, कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ में. It is also open to the Reserve Bank to call for inspection of a primary cooperative bank by one or more officers of the state cooperative bank in the state where the primary cooperative bank is registered. The Reserve Bank may supply a copy of the report on any inspection or scrutiny to the state cooperative bank or registrar of cooperative societies concerned. ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद में जो है जो भी कंसर्न्ड सोसाइटीज और कंसर्न जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर ये रिपोर्ट सेंड की जा सकती है बाय आरबीआई, ताकि वो चीजें देखे और जहां पर जो रिक्वायर्ड है प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाए. देन इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स. सो रजिस्ट्रेशन विथ DICGC. So the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961, which provides for insuring deposit of banks, is applicable to cooperative banks also. ठीक है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है 1961 का, जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू द डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, ये एप्लीकेबल है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी. Accordingly, under section 13C of the Act, cooperative banks have to be registered with the corporation of this purpose. The registration of the cooperative bank may be cancelled if it is prohibited from accepting deposit. जो ये पर्टिकुलर है जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो सेक्शन 13C है एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद द कॉर्पोरेशन फॉर दिस पर्पस. ठीक है, कॉर्पोरेशन विद दिस पर्पस. अगर जो है रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव बैंक्स का कैंसिल होता है, या फिर हम ये बोलें कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है इफ इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. ठीक है, वो कैंसिल क्यों किया जाएगा कि अगर जो जिस पर्टिकुलर बैंक को लाइसेंस दिया है या जिस पर्टिकुलर बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ऐसे केस में जो है वो पर्टिकुलर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा. इट्स लाइसेंस इज कैंसिल्ड. अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो इधर से भी कैंसिल. इट हैज बीन ऑर्डर्ड टू बी वाउंड अप. वाइंड अप करने का ऑर्डर है उनके पास में. इट हैज सीज्ड टू बी कोऑपरेटिव बैंक अंडर सेक्शन 2 ऑफ द अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 36A ऑफ द BR एक्ट. ठीक है, अगर जो है जो कोऑपरेटिव बैंक के जो फंक्शंस हैं वो अगर सीज कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू 36A का सबसेक्शन 2. ठीक है, सो इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीजें हुई है तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगा. इसके अपार्ट और भी चीजें हैं. इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ नॉन बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसके बाद में इट हैज बीन अमालगमेटेड विद एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट हैज ट्रांसफर्ड इट्स डिपॉजिट लायबिलिटी टू एनी अदर इंस्टीट्यूट और इट सीजेस टू बी एन एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक. ठीक है, तो ये कोई भी जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन पर. ऑल राइट, now comes to the eligible cooperative banks. An eligible cooperative bank is defined in section 2GG of the act.
All right. Accordingly, for a cooperative bank to become an eligible cooperative bank, the law governing that cooperative bank should have following provisions. ये जो सेक्शन 2GG है इसमें कुछ बेसिकली ये प्रोविजंस गिवन है, और अगर एक कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अगर इन प्रोविजंस को कंसिडर करती है, इन्हें मानती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक. So an order for the winding up or an order sanctioning a scheme for a compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction of the bank may be made only with the previous sanction in writing with the ऑफ द रिजर्व बैंक. ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी करना है तो उसके लिए जो है रिजर्व बैंक का सैंक्शन होना जरूरी है. ठीक है, दैट मीन्स रिजर्व बैंक के अप्रूवल के बाद ही ये जो चीजें हैं ये की जा सकती है. An order for winding up of the bank shall be made if so required by the Reserve Bank in the circumstances referred to in सेक्शन 130. अब यहाँ से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि वाइंडिंग अप का जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 130 फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, कि अगर जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाता है तो वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग जो है ये ऑर्डर दिया जाएगा. An order shall be made for supersession of the committee of management or on managing body of the bank and the appointment of an administrator therefore for such period or periods not exceeding 5 years in the aggregate as may be specified by the Reserve Bank is so required by the Reserve Bank in public interest or for preventing the affairs of the bank being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors for securing the proper management of the bank. ठीक है, if in case जो है कोई भी ऑर्डर रिजर्व बैंक देती है फॉर द सुपरसेशन ऑफ द कमिटी या फिर मैनेजमेंट का या फिर जो है मैनेजिंग बॉडी जो है उसके लिए अगर कोई भी काइंड ऑफ ऑर्डर दिया जाता है बाय रिजर्व बैंक, तो वो जो रिजर्व बैंक है वो किसके जो है इंटरेस्ट में देगी, पब्लिक इंटरेस्ट के जो है फेवर में ये ऑर्डर्स वगैरह दिए जाएंगे. जो कि और या फिर जो है कोई भी अफेयर्स है बैंक के जो कि डेट्रीमेंटल हो सकते हैं जो डिपॉजिटर्स है उनके इंटरेस्ट के साथ में, तो उस पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसके लिए भी जो है रिजर्व बैंक क्या देगी, जो ऑर्डर्स है वो दे सकती है फॉर द सुपरसेशन ऑफ द कमिटी और ऑफ द मैनेजमेंट और द मैनेजिंग बॉडी. ऑलराइट, द लिक्विडेटर और द इंश्योर्ड बैंक और द ट्रांसफरी बैंक as the case may be shall be under an obligation to repay the corporation as provided in section 21 ऑफ द एक्ट. ठीक है, जो लिक्विडेटर रहेंगे इंश्योर्ड बैंक के, ऐसे बैंक जो कि इंश्योर्ड बैंक है उनके जो भी लिक्विडेटर है या फिर जो भी एक ट्रांसफरी बैंक होगी वो जो भी केस रहेगा, दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू रीपे द कॉर्पोरेशन. ठीक है, जितने भी उनकी लाइबिलिटीज वगैरह है वो रीपे करना होता है टू द कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट. ठीक है, देन रिक्विजिशन बाय रिजर्व बैंक फॉर वाइंडिंग अप. ठीक है, जो रिजर्व बैंक है उनमें क्या रिक्विजिशंस रिक्वायर्ड है वाइंडिंग अप के लिए. So section 130 of the DICGC Act mentions the circumstances in which Reserve Bank may require winding up of a cooperative bank. Such circumstances are that the cooperative bank has failed to comply with the requirements as to minimum paid up capital और reserves specified in section 11 of the Banking Regulation Act. किन केसेस में जो है रिजर्व बैंक वाइंडिंग अप का जो है ऑर्डर दे सकती है या ऑर्डर देती है जो वेरियस कोऑपरेटिव बैंक्स है उन्हें. तो सबसे पहला है कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है उतना जो है उतनी जो रिक्वायरमेंट्स वो कंपाइल नहीं की गई, और ये मिनिमम पेड अप कैपिटल किसके अकॉर्डिंग जो है कंसिडर किया जाएगा, सेक्शन 11 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से. ठीक है, The cooperative bank as has under section 22 of the act dealing with license become disentitled to carry on banking business in India. Then the cooperative bank has been prohibited from receiving fresh deposits by an order under section 35(4) of the act or under section 42(3)(a) or (b) of the Reserve Bank of India Act. इफ इन केस अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है जिसके पास में जो है ये प्रोहिबिशन हो
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35(4) ऑफ द एक्ट दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर जो सेक्शन 42(3)(a)(b) है ऑफ द आरबीआई एक्ट। अगर इन दोनों जो सेक्शंस है इनके अंडर अगर जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के पास में प्रोहिबिशन है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेप्ट द फ्रेश डिपॉजिट्स, तो ऐसे केस में भी जो है वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर है वो दिया जा सकता है बाय रिजर्व बैंक। The cooperative bank having failed to comply with any requirement of the Banking Regulation Act 1949 other than the requirements laid down in section 11 thereof has continued such failure or having contravened any provision of the act as continued such contravention beyond such period or periods as may be specified by the Reserve Bank after notice in writing of such failure or contravention has been conveyed to the cooperative bank। ठीक है, if in case कोई भी kind of जो Banking Regulation Act 1949 में जो various obligations या provisions given है, अगर उनमें से किसी भी kind of का जो है जो cooperative bank है उन provisions को नहीं मान रही है, अगर उनके according work नहीं कर पा रही है और वो जो है बहुत ही लंबे टाइम तक चलता जा रहा है, एक ऑर्डर देने के बाद भी जो है वो प्रोविजंस के साथ में कंपाइल नहीं कर पा रही है, तो इस केस में जो है ऐसी बैंक्स को वाइंडिंग अप का जो है क्या दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाता है बाय रिजर्व बैंक। देन इसमें सेक्शन 11 को जो है यहाँ से एक्सटेम्प्ट क्यों किया गया है, तो एक सिंपल सी चीज है कि सेक्शन 11 जो है वो पेड अप कैपिटल से डील करता है एंड हमें ऑलरेडी पता है कि सेक्शन 11 जो है अगर वो मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होगा तो वाइंडिंग अप का तो क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सेक्शन 11 को हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं, इसलिए जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, अदर देन सेक्शन 11। अदरवाइज जो है सेक्शन 11 के प्रोविजंस को भी कंसिडर करना रहता है। ठीक है, द कोऑपरेटिव बैंक इज अनेबल टू पे इट्स डेप्थ इफ इन केस जो है कोऑपरेटिव बैंक उनके जो डेप्थ है वो पे नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस में भी जो है वाइंडिंग अप का जो नोटिस है वो दिया जाता है। In the opinion of the Reserve Bank, a compromise or arrangement sanctioned by a competent authority in respect of the cooperative bank cannot be worked satisfactorily with or without modification, or the continuance of the cooperative bank is prejudicial to the interest of its depositors। ठीक है, इफ इन केस रिजर्व बैंक के ओपिनियन में अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, कोई भी जो है अरेंजमेंट किया जा रहा है सैंक्शनड जो कि ऑलरेडी सैंक्शनड है, अगर उसमें कोई भी काइंड ऑफ का जो है वेरिएशन या कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है एंड वो चीज देखने को मिल रही है कि वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है या डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो फुली उससे डिराइव नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे केस में भी जो है वाइंडिंग अप का जो नोटिस है वो दिया जा सकता है टू वेरियस cooperative banks। A cooperative bank shall be deemed to be unable to pay its debt if, अगर हम बोल रहे हैं कि cooperative bank is unable to pay its debt, मतलब कि ये वाला जो हमारा एक प्रोविजन है या ये वाली जो हमारी एक स्टेटमेंट थी, तो डेप्थ पे नहीं कर पा रही है, अनेबल टू पे इट्स डेप्थ अगर हम बोल रहे हैं, सो इन दैट केस क्या सिनेरियोज होते हैं, किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर हम बताते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो बैंक है ये अपने डेप्थ रीपे नहीं कर पा रही है, उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ जो दो प्रोविजंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न्स, स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन furnished to the Reserve Bank under or in pursuance of the provisions of the Banking Regulation Act, the Reserve Bank is of the opinion that the cooperative bank is unable to pay its debt। ठीक है, जो भी रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन जो कि रिजर्व बैंक के पास में जो है फर्निश की जाती है, रिजर्व बैंक के पास प्रेजेंट की जाती है, उन सब को जो है स्टडी करके रिजर्व बैंक इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ जाती है कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है वो अपने जो डेप्ट्स है उन्हें रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इफ जो है इन सारी चीजों को देखने के बाद में रिजर्व बैंक को लगता है कि रीपेमेंट इज नॉट पॉसिबल, तभी ये बोला जाता है अनेबल टू पे इट्स डेप्ट। ठीक है, देन इफ द कोऑपरेटिव बैंक हैज रिफ्यूज्ड टू मीट एनी लॉफुल डिमांड made at any of its offices or branches within 2 working days, if such demand is made at a place where there is an office, branch or agency of the Reserve Bank or within
5 working days if such demand is made elsewhere, and in either case the Reserve Bank certifies in writing that the cooperative bank is unable to pay its debt. अब ये वाला जो पॉइंट है ये आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, हमने जो सारी हमारी शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में पढ़ा है, ये हम लोग ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें देख चुके हैं कि इनका वाइंडिंग अप कैसे किया जाता है। ठीक है, एक जो बैंक है उसका वाइंडिंग अप कैसे किया जाता है, तो या क्यों किया जाता है, उसके पीछे की क्या रीजन है, तो ये रीजन एग्जैक्टली ऐसा ही जो है सेम टू सेम जो है आपको आपके शेड्यूल्ड बैंक के प्रोविजन में भी देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहां से आप बिल्कुल लिंक कर सकते हो कि दोनों का जो वाइंडिंग अप की रीजंस हैं वो कैसे हैं, सेम है। एंड यही सेम है कि 2 days इफ जो ब्रांच है वो जहां पर आरबीआई का ऑफिस है वहां पर है, और अगर कहीं और जगह पर है तो 5 days का जो है टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 और 5 days अगर जो है कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोई भी काइंड ऑफ लॉफुल डिमांड को मीट करने से या लॉफुल डिमांड जो है वो फुलफिल करने में जो है सक्षम नहीं होती है, अगर वो नहीं कर पाती है तो ऐसे केस में जो है वाइंडिंग अप, या फिर हम ये बोले कि ये चीज बोली जाती है दैट इज अनेबल टू पे इट्स डेप्थ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये चीज होती है। यहाँ पर 2 days एंड 5 days का जो सिनेरियो ये आप लोगों को याद रखना है। विद दिस हम लोग जो है इस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक था पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप सो कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज ये जो हमारे सारे वीडियोस हैं या हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, वहां से तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अपार्ट जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप बहुत ही इजीली जो है इन सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी www.magnetbrains.com, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो है वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें से एक कोर्स है हमारा जैप कैब, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने से जो प्लेलिस्ट है, जो कोर्सेज है इसके, वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। इनमें से आपको जिस भी पर्टिकुलर कोर्स या जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए, तो आपके पास में जो फुल इंफॉर्मेशन है एंड जो सारे वीडियोस है, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो सारे जो लिस्ट ऑफ वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएगी। उनमें से जिस भी पर्टिकुलर वीडियो को आपको एक्सेस करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए, तो वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।